हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। वीडियो में ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के द्वारा किए जाने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिए हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मेन फोकस है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। हम किस तरीके से अपने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे फोकस करने के लिए हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू हम अपने मैनेजमेंट को और इफिशिएंट बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? तो ये बोलता है आपको अपने काम को डिवाइड करना चाहिए। क्यों? आपको अपने काम को इसीलिए डिवाइड करना चाहिए क्योंकि क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही वर्क को परफॉर्म करे? तो क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट अगर एक ग्रुप एक्टिविटी है तो इस ग्रुप एक्टिविटी को कोई भी इंडिविजुअल अकेले कैसे परफॉर्म कर सकता है? वो इंडिविजुअल तो ओवरबर्डन हो जाएगा ना। इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम उस वर्क को डिवाइड करें। अब हेनरी फ्यूल का ये मानना है कि अगर वर्क को डिवाइड कर रहे हो तो वर्क को एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल आप डिवाइड करो। इससे क्या हो? अगर जिस इंडिविजुअल को जो काम आता है, अगर उस इंडिविजुअल को हम वो काम भी प्रोवाइड करते हैं तो वो इंडिविजुअल उस काम को और बेटर वे में परफॉर्म कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअल उस काम को और बेटर तरीके से परफॉर्म करना सीखेगा तो उसको करने का बेटर तरीका जानेगा, और अगर वो करने का बेटर तरीका आएगा तो वो और अच्छे से और स्पेशलाइज्ड हो जाए। इसीलिए हेनरी फ्यूल का ये मानना है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को आपको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइज। क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट है? सबसे पहला, इससे स्पेशलाइजेशन आता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हो तो स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? ये आपके इफिशिएंसी को, लेकिन अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं किया तो कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में और देयर विल बी नो एफिशिएंसी। कोई भी एफिशिएंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं इंप्रूव होगी क्योंकि आपने इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट ही नहीं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ये बोलती है कि दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब अथॉरिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपको जिस पावर की जरूरत है उस पावर को हम अथॉरिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पर्टिकुलर पे पर्टिकुलर जॉब पोजीशन वर्क असाइन किया, वर्क को हम फ्यूल का ये मानना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच आपको एक बैलेंस बिठाकर चलना चाहिए। क्यों बैलेंस बिठाकर चलना चाहिए? क्योंकि मान लो अगर किसी को हमने अथॉरिटी दी, पर तो आपके पास है और पावर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है। अगर पावर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होंगी तो चांसेस है कि आप उसका मिसयूज कर लो। तो अगर मिसयूज करोगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएगा ये। तो हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। ऑन द सेम पेज अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं, बंदे को उतनी अथॉरिटी आपने दी तो नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज किए जा रहे हो, तो वो जो बंदा होगा वो तो ओवरबर्डन हो जाएगा काम से। ओवरबर्डन होगा तो डिले हो जाएगा उसके काम में, वो कर पाएगा क्या? तो फ्यूल का मानना है कि अगर कोई बंदा एक जॉब पोजीशन पे है तो जितनी अथॉरिटी आपने उसको दी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो बेटर काम हो सकता है। क्या बेनिफिट है इसके? अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा, पर फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे कम डिले। लेकिन अगर हमने इस प्रिंसिपल
फॉलो नहीं किया, मिसयूज होनी अथॉरिटी की अलावा वर्क में। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट करने की जरूरत। डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट क्या मतलब है? तो डिसिप्लिन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जिसकी मदद से सिस्टमैटिक वर्किंग आती है ऑर्गेनाइजेशन को, हम नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ना फॉलो नहीं करोगे तो टाइमली आप अपने वर्क को कभी अकम्प्लिश, इसीलिए आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करते हो, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को टाइमली फिनिश कर पाती है और बेटर में जाके, कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, इवन वॉइस को डिसिप्लिन्ड वे में रख के, क्या बेनिफिट है प्रिंसिपल का? इस प्रिंसिपल को फॉलो करके सिस्टमैटिक वर्किंग। दूसरा क्या बेनिफिट है इसका? ये एफिशिएंसी को। लेकिन अगर किसी ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा, उस कंडीशन में डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, chaos, झगड़े होंगे। आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा है, रूल्स एंड रेगुलेशन लोग को बताए नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कोई डिसिप्लिन मैनर नहीं है, हमने किसी को डिसिप्लिन सिखाया नहीं है, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज का प्रमोशन। डिसिप्लिन और क्या? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू फ्योल ये बोलना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल को एक बॉस असाइन करें। क्यों फ्योल का ये मानना है? तो हेनरी फ्योल का कहना है कि मान लीजिए अगर कोई एक इंडिविजुअल और उसके पास 4 बॉस है और एम्प्लॉय बैठा है एक ई ऑर्डर, उस इंडिविजुअल ने क्या करा है, उसने सबसे ही ऑर्डर रिसीव कर लिए। अगर उस सबसे ऑर्डर रिसीव कर लिए, वहां पे उस के काम करना क्यों डिफिकल्ट होगा काम करना? अरे 4 लोग से उसने ऑर्डर रिसीव कर लिए हैं, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा किसके ऑर्डर को पहले कंप्लीट। सबसे पहले तो वो इसमें डिले कर दे, भाई एक काम करूं तो इसका करूं या डी का। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि वो इंडिविजुअल ये भी सोच सकता है कि क्यों ना मैं किसी का ही काम ना करूं। क्या होगा अगर मेरे पे बात आई तो? अरे भाई अगर ए पूछेगा तो बी का नाम ले लूंगा, और बी पूछेगा बोल दूंगा भाई बी ये काम कंप्लीट कर रहा था, बी का काम कंप्लीट कर रहा था सर, आपका नहीं हुआ, ए वाले को। इससे क्या होगा, मैं तो बच जाऊंगा, अब वो बॉस खुद में देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी, एम्प्लॉय को वर्क मिला, एम्प्लॉय ने वर्क को कंप्लीट किया नहीं। दूसरा ये प्रॉब्लम हुआ कि वर्क अकम्प्लिश तो मेरा नहीं हुआ, गोल अचीव। तीसरा जो बॉस है, जब उनको एक बात पता चलेगी वो तो बोलेंगे ना भाई कि बी का काम क्यों कर रहे थे, डी वाला तो बोलेगा काम क्यों कर रहे थे, मेरे काम। तो बी जाके डी से बात करेगा, भाई ऑर्डर क्यों दिया, मैंने पहले से दे रखा था इसे ऑर्डर। इस कंडीशन में वो क्लैशेस के, बॉस को लगेगा मेरा काम ज्यादा जरूरी। से बचने के लिए फ्योल ने बोला है कि भाई इसको फॉलो मत करो। अगर तुम्हारे पास एक सुपीरियर है, एक सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को ही ऑर्डर देगा। अगर एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है तो आपका काम फिनिश, ना वो आएगा, यूज होगा, टाइमली कंप्लीशन वर्क हो, देयर इज नो डिले इन।
पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कोई ईगो क्लैशेस नहीं। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये है कि आपके वर्क की इफेक्टिवनेस बढ़। लेकिन अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, पहला ये होगा कि कंफ्यूजन होगा लोग के माइंड में। दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे, कि वो बंदा तो काम करेगा ही नहीं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो। के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का एक और एम्प्लॉइज के काम करने का एक डायरेक्शन। एम्प्लॉइज अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को करने के लिए काम करते हैं। तो क्या हो अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है एंड एम्प्लॉइज अलग डायरेक्शन में? क्या इस कंडीशन में आप ये देख सकते हो कि ये जो एम्प्लॉय है ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या ये मेरे गोल को अचीव कर वो मतलब कि वो तो अलग डायरेक्शन पकड़ लिया ना, तो क्या करना चाहिए? हेनरी फ्यूल का ये मानना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल से ही पर्सनल गोल्स भी अचीव। मैनेजमेंट हमारी मदद भी करती है। तो क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे ये करना चाहिए कि हमें इंडिविजुअल के गोल को का डायरेक्शन के अलावा फिर इसको आप अचीव करोगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा और एम्प्लॉइज का जो एफर्ट होगा। लेकिन अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। आपको कोऑर्डिनेशन चाहते हो अलग अलग एम्प्लॉय डायरेक्शन काम करे, तब यूनिट डायरेक्शन को हमें फॉलो करना। के बाद हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। का मतलब क्या है? जनरल को एक एग्जांपल से समझ। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी मिली, तो ये रॉ मटेरियल कंपनी ने डिसाइड कर ली क्वालिटी के प्राइस के और मार्केट से खरीद। अब जो रॉ मटेरियल है, ये जो क्वालिटी है, एक्चुअली इस क्वालिटी और इस टाइप के रॉ मटेरियल का रिलेटिव भी सेल। तो अब इस इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट जाग जाएगा, तो चाहेगा कि मेरे रिलेटिव को इससे फायदा मिले। तो सबसे पहले रिलेटिव को अप्रोच करेगा, पास जाएगा, देखेगा कि क्वालिटी को देखेगा। अगर क्वालिटी प्राइस को उसे ये पता चलेगा कि भाई ये जो क्वालिटी और ये जो प्राइस है, ये ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए प्राइस से काफी ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनाइज। तो अब आप क्या करेंगे? तो हेनरी फ्यूल का ये प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में है, तब तो सही है। अगर नहीं है तो सेम डायरेक्शन में लाने की कोशिश करो। जैसे ये इंडिविजुअल गया अपनी रिलेटिव के पास पता करने की क्या दोनों सेम हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव का फायदा भी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। अगर दोनों का बेनिफिट हो सकता है तो सही है, और अगर नहीं हो सकता वाइस करना पड़ेगा। यानी कि पता है कि अगर हम अपने रिलेटिव से सामान खरीद, मेरे सामान वो उस सामान उस रिलेटिव से खरीदने का आइडिया स्टॉप कर देगा, वो इंडिविजुअल से सामान खरीदेगा प्राइस पे। अगर जनरल इंटरेस्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे आप काम कर रहे हो, सही है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे, तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस। अगर हम को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? फॉलो करने पे आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव, लोगों के बीच
कोऑर्डिनेशन बैठेगा, ऑर्गेनाइजेशन और लेकिन अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, गोल अचीव होगा, चॉइस है वो भी लॉन्ग रन पर। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको हमारा आया हो